Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine. So we have covered Unit 1 of Environmental Studies and today we are going to deal with the important questions of Unit 1. बस देखने के लिए कि हम लोग कितने प्रोग्रेस में हैं after reading the chapters. So if you don't watch the videos yet, I suggest you to watch once. At least आप स्पीड इंक्रीज करके एक बार देख लो ताकि आप क्वेश्चन के आंसर करने में एबल हो. ठीक है, देखो एग्ज़ाम का पैटर्न शायद ऑब्जेक्टिव है लेकिन पता नहीं है कब तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि जिस टाइम में मैं एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम में भी कंपलसरी सब्जेक्ट थे, लेकिन उस टाइम में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करते थे. सब्जेक्टिव का आंसर करना इजी है एज़ पर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्टिव में हम कुछ ना कुछ लिख कर आते ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के आंसर देने के लिए हमें सब्जेक्ट की थोड़े से तो नॉलेज होनी ही चाहिए. इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार वीडियोस देख लो ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए सब्जेक्ट के. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन नैरो जोन ऑफ अर्थ रेफर्स टू, एंड ऑप्शन इज इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर या ऑल ऑफ द अबव. यू हैव ओनली 10 seconds to think about the question. If you want more time, just pause the videos and think what is the right answer. So the answer is biosphere. मैंने बताए थे कि in narrow zone of the earth where land, water and air interacts with each other, उसी जोन को बायोस्फीयर कहते हैं, है ना. आई होप ये क्लियर होगा. ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड या नन ऑफ द अबव. थिंक. इट इज फ्रेंच वर्ड. मैंने बताए थे फ्रेंच वर्ड. विच वन? इन्वायरन एंड मेंट. अब उसमें से इन्वायरन का क्या मीनिंग था और मेंट का क्या मीनिंग था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ टॉलरेंसेस. ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एट हाई टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एट लो टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन एनवायरनमेंट विद इन ए सर्टेन रेंज. Organism can tolerate all types of temperature. Which one is the right answer? So the right answer is organism can tolerate changes in environment within a certain range. सारे ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ कैपेसिटी तक ही किसी भी रेंज या किसी भी टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. लाइक पोलर बियर को अगर थार डेजर्ट में ला के रख दे तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और यहाँ के कैमल को उठा के अंटार्कटिका में रख दे तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो इसी को हम रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम फाउंड बाय द एक्शन एंड इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स इज बेस्ट डिफाइंड एज environment, ecosystem, ecology या biosphere. And the right answer is ecosystem. मैंने बताए थे कि किसी भी लिविंग या लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के मिलने से जो सिस्टम फॉर्म होता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं, है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट. नॉट लाइट, पैरासाइट्स, रेन या टोपोग्राफी. थिंक. सो द राइट आंसर इज parasites. What does abiotic components mean? जिसमें लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट ना हो.
लाइट में लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, रेन में भी नहीं है, टोपोग्राफी में भी नहीं है. पैरासाइट्स इज ए लिविंग कंपोनेंट, सो इट इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट, राइट. टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? लैंड, माउंटेन, ये सारे चीज़ किसके अंदर आते हैं? टोपोग्राफी के अंदर, है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फिजिकल कंपोनेंट्स सेट द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स. द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर डायनामिक इन नेचर. द इंटरनल environment is relatively stable as compared to the external environment. ये both B and C. So the right answer is both B and C. How? Physical component means what? It is basically an abiotic component. अगर यहाँ पे एबायोटिक की जगह बायोटिक रहते तो शायद ये आंसर सही होते, है ना. लेकिन ये फिजिकल और एबायोटिक तो सिमिलर है, तो फिजिकल कंपोनेंट कैसे सेट कर सकते कंडीशन फॉर सर्वाइवल? फिजिकल कंपोनेंट सेट द कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉट एबायोटिक, राइट. सेकेंड वन इज द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर डायनेमिक इन नेचर, है ना. बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हर वक्त हर जगह चेंज होते रहते हैं. इट इज़ नॉट स्टैटिक, so it is right. Third one is the internal environment is relatively stable as compared to the external environment. ये क्या होते हैं? internal environment stable होते हैं किसके comparison में? external environment के comparison में. हम लोगों ने फिश के example देख के इसे अच्छे से डील किया था, right? If you are not able to understand all these questions, please I suggest you to watch the videos. All right. Our next question is, which of the following is not human modified environment? Orchards, crop fields, plantations, sanctuaries. So the right answer is crop fields. How? Here it is written, it is not human modified environment. व्हाट इज़ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट? मैंने बताए थे इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं. किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा. एंड व्हाट इज क्रॉपफील्ड हियर? इट इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, नॉट मॉडिफाइड, है ना. हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपांडेड द टर्म डिटर्मिनिज्म? फ्रेडरिक ज़ेर्जेल, ल्यूशियन फैब्री, हरमन डेली या एलन्सवर्थ हंटिंगन? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो द आंसर इज एलन्सवर्थ हंटिंगन. इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, इसे तो याद ही करने पड़ेंगे, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which among the following is incorrect? इसमें से कौन सा incorrect है? Determinism is based on the concept of nature controls human. Possibilism deals cooperation with nature. And environmentalism is based on the principle of ecology. None of the above. So the answer is none ऑफ द एबव. हाउ? यहाँ क्या पूछे जा रहे हैं? इनकरेक्ट. और डिटर्मिनिज्म क्या है? ये नेचर कंट्रोल ह्यूमंस को डील करते हैं, है ना. पॉसिबिलिज्म कॉपरेशन विथ नेचर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. और इन्वायरमेंटलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. मैंने बहुत अच्छे से डील किए थे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म को एक अलग से अलग सीजन में. डिटर्मिनिज्म क्या थे कि हमें कुछ भी लॉ या कुछ भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए नेचुरल लॉ का पता होना जरूरी है. पॉसिबिलिज्म क्या डील कर रहे थे कि हमें नेचर प्रोवाइड करते व्हाट मौका, और उस मौके का हम फ़ायदा उठा के उसे डेवलप करते हैं. और इन्वायरमेंटलिज्म किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना है, राइट. और डीप में जानना है तो प्लीज़ वीडियोज़ देख लो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is correct?
Environmentalism emphasizes on wise and restrained use of natural resources. Possibilism indicates that the physical environment is passive and human being is active agent. Both A and B, या neither A and B. So the right answer is both A and B. Right? हम लोगों ने अच्छे से पढ़े थे कि environmental emphasize on what? Wise and restrained use of natural resources, because it deals with what? Principle of ecology. And possibilism indicates that the physical environment is passive and human being is active agent. Environment हमें क्या कर रहे थे? Only मौका provide, right? और we human being use it in effective way. Next question is, the concept of sustainable development was formally defined in the report title Our Common Future, Our Future Earth, Our Future Development, या none of the above. So that report is Our Common Future, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड कहाँ से आए थे? इसी रिपोर्ट के थ्रू. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु चेयर्ड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट? फ्रेडरिच रेटजेल, हरमन डेली, ल्यूशियन फैब्रे, ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड. So the answer is Gro Harlem Brundtland. Who is he? He is Norwegian Prime Minister. इसी कमीशन का आउटकम था वो रिपोर्ट. कौन सा? आवर कॉमन फ्यूचर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड के ओरिजिन का सोर्स था, है ना? उसके बाद हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रेफर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ऑक्सीमोरन? फ्रेडरिच रेटजेल, हरमन डेली, ल्यूशियन फैब्रे, एल्सवर्थ हंटिंगन. Who among the following? So what is the right answer? It is हरमन डेली, है ना? इन्होंने ही कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है वो अच्छे से डेवलपमेंट वर्ड को डिफाइन नहीं कर पा रहे. डेवलपमेंट एक्चुअली में डेवलपमेंट है या सिर्फ ओनली इट इज़ टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, है ना? ऑक्सीमोरन का मतलब हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि ये क्या है. इंग्लिश का एक टॉपिक है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करते हैं, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब क्या है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ ऐड करके पढ़ना, जैसे लिविंग डेड, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which among the following is not the three pillars of sustainable development? Economic, geographical, social या environment? So the answer is geographical. How? हम लोगों ने पढ़े थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए तीन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा. व्हाट इज़ दैट? इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि इकोलॉजिकल. इकोनॉमिक कैसे? रिसोर्स को डील करने के लिए, है ना? सोशल कैसे? हाउ सोसाइटी इज कंसर्न अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड इन्वायरमेंट इज हाउ इकोलॉजिकल इट बेनिफिट द इन्वायरमेंट, हाउ मच वी बैलेंस आवर इन्वायरमेंट, राइट? सो our last question is, which among the following is not included in sustainable development goals? Good health and well-being, gender equality, quality education, slow down population growth. So the right answer is स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मेंशन नहीं थे, लेकिन
ये एक पिलर है जिसके द्वारा क्या हो सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव किए जा सकते हैं, बट it is not mentioned in the sustainable development goal. So you have to put it in the comment section how many sustainable development goals are there, right? और इस sustainable development goal को कब तक अचीव करना है, that means किस ईयर तक में इस डेवलपमेंट गोल को अचीव करने हैं। ये दो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बस इतने ही है, और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बता दीजिए। तो फिर हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट से है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन डे टू डे लाइफ बाय साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैंने उसमें बहुत अच्छे से डील किया है कि इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। एक्चुअली हम लोगों को इन्वायरमेंट में रहने के लिए जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक एयर, वाटर, लैंड, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट ओनली, है ना। और हमें सस्टेन करने या तो इन्वायरमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं कि वी नीड एयर, वी नीड वाटर, वी नीड लैंड, एवरीथिंग वी नीड इज प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। एवरी फिजिकल कंपोनेंट वी नीड टू सस्टेन आवर लाइफ दैट ओनली प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, राइट। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी असाइनमेंट से है। वो क्या है? Sustainable development is a goal toward which all human societies need to be moving. Elaborate. Sustainable development ऐसा गोल है जो हर ह्यूमन सोसाइटीज़ चाहते हैं कि ऐसा हो। Why? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना। तो हमें क्या करने होंगे, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन लिखने होंगे, उसके बाद लिखने होंगे कि किस तरीके से रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं अर्थ से। अगर अच्छे से इकोलॉजिकल बैलेंस वे में हम लोग काम नहीं किए, अगर सस्टेनेबली कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ, तो शायद रिसोर्स बचे ही ना। हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे ताकि क्या हो, यहाँ के रिसोर्स बच सके। यानी कि सस्टेनेबली कैसे काम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सारे आपको इसमें लिखने होंगे। क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे अचीव किया जा सकता है, आपको सब चीज़ इसमें पुट करने होंगे, तो जाके आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, देख लेते हैं क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन आइडियल विच नो सोसाइटीज टुडे हैव अचीव्ड एनीथिंग रिसेंबलिंग इट। राइट डाउन सम प्रायोरिटीज एरिया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा आइडियल है जो कि अभी तक कोई भी सोसाइटीज अचीव नहीं कर सका है। तो आपको कुछ प्रायोरिटीज एरिया बताने हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। आई होप आप इसके आंसर मुझे बताओगे, किस में, कमेंट सेक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताने हैं। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये आपके असाइनमेंट में पूछे जा सकते हैं, है ना। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इसमें से कोई भी आंसर अगर डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ एक बार लेक्चर को देख लें ताकि सारे चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो प्लीज़ आप रिकमेंड मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये टॉपिक छोड़ दिए, मुझे वहाँ से बता दो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे असाइनमेंट में भी फर्स्ट के 2 क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 1 दैट डील्स विथ आवर इन्वायरमेंट। सो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं दे सकती हूँ टेलीग्राम ग्रुप बना के, बट एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं ये कर दूँ, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इग्नू के स्टूडेंट इसकी प्रॉफिट उठा सके और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ, मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, मैं ये सोच के एडमिशन ली कि इग्नू में अच्छे से कवर कर लूँगी,
बट ऐसा होता नहीं है। इग्नू का सिलेबस थोड़ा टफ है। हम सोच लेते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी है तो एग्ज़ाम दे के अच्छे से हो जाएगा क्लियर, बट ऐसा होता नहीं है। सिलेबस समझना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। इनफैक्ट इसके सिलेबस बाकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मैच भी नहीं करते और ज़्यादा कोई गाइडेंस मिलता भी नहीं इग्नू के लिए। एटलीस्ट जिस शहर से मैं आ रही हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सारे लोग और ज़्यादा डिमोटिवेट करते कि वाई इग्नू वाई। तो ठीक है, आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे और मैं अच्छे से सारे चैप्टर्स सारे बुक्स कवर कर दूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।